ये क्लास 10th की इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर साइंस बुक का है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ये केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन ये है 42 है, ये एस चांद की बुक है। ये जो 42 क्वेश्चन है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन टाइप ही है। तो इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा बस इसमें क्या करेंगे, नाम रख देंगे किसी का भी, बॉयज या गर्ल्स का, और इसी को बढ़ा चढ़ा करके इस क्वेश्चन को केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की तरह दे सकते हैं एग्जाम में। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, द टेबल बिलो शोज द करंट इन 3 डिफरेंट इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस व्हेन कनेक्टेड टू द 240 वोल्ट मेन सप्लाई। ये टेबल दिया हुआ है जिसमें 3 इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस हैं, उनका जो है करंट जो है यहाँ पर बता दिया। देखिए एप्लायंसेस है, यहाँ पर केटल है, लैंप है और टोस्टर है, ठीक है। और केटल का जो करंट है वो कितना है 8.5 एम्पियर, लैंप का है 0.4 एम्पियर और टोस्टर का है 4.8 एम्पियर। तो जो भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस होते हैं ना, उनका वोल्टेज और करंट जो रहता है वो बता दिया जाता है, ठीक है। उसी करंट और वोल्टेज पर जो है ये एप्लायंसेस को तैयार किया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच एप्लायंसेस हैज द ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, हाउ डज द डाटा शो दिस, विच एप्लायंसेस हैज द ग्रेटर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इसमें ये पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन तीनों में कौन सा ऐसा एप्लायंसेस है जिसका रेजिस्टेंस जो है सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो और क्या बोल रहा है, वो कौन सा डाटा है जो शो कर रहा है इसमें। तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस उसका ज्यादा होगा जिसमें करंट कम होगी, करंट यहाँ कम होगी वहां रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी क्या होता है, आई आर होता है, ठीक है। यहाँ से आप आर निकाल लीजिए, वो क्या हो जाएगा वी अपॉन ये आई क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि आर ये इसमें क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट इसमें। तो करंट जब ज्यादा होगी, यहाँ पर देखिए जब करंट ज्यादा होगी तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यानी कि रेजिस्टेंस जब करंट ज्यादा होगी, जब करंट ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब करंट कम होगी, यहाँ से देखिए जब ये वैल्यू कम होगी तो ये वाला पूरा टर्म जो होगा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछ रहा है, कौन सा इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस है जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, यहाँ से देखिए ये एरो क्या बता रहा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है जब करंट कम होगी। ये डाउन एरो क्या बता रहा है, करंट कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो इसमें सबसे कम करंट जिसका होगा उसी का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं लैंप का कितना करंट है 0.4 एम्पियर और सबका ज्यादा करंट है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, लैंप होगा, ठीक है। और हाउ डज द डाटा शो दिस, डाटा कौन सा शो कर रहा है 0.4 एम्पियर, ठीक। क्वेश्चन बी क्या कर रहा है, द लैंप इज कनेक्टेड टू द मेन सप्लाई बाय यूजिंग अ थिन ट्विन कोड केबल कंसिस्ट ऑफ ए लीव एंड न्यूट्रल वायर्स, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इसमें जो लैंप है ये वाला लैंप, इसको कैसे कनेक्टेड किया गया है, कौन से केबल वायर से, जो कि थिन है। थिन मतलब क्या होता है, पतला, ठीक है। ट्विन कोड केबल कंसिस्टिंग, आपने देखा होगा अक्सर घरों में लैंप जब लोग लगाते हैं तो उसमें आप देखते होंगे 2 वायर्स होते हैं पतले पतले जो एक दूसरे से लपेटे हुए होते हैं, ठीक है। एक दूसरे से राउंड रहते हैं। तो उसमें केवल 2 ही वायर होता है। क्या कह रहा है, लीव और न्यूट्रल रहता है। इसमें ये रीजन कह रहा है, स्टेट 2 रीजन व्हाई दिस केबल शुड नॉट बी यूज्ड फॉर कनेक्टिंग द केटल टू द मेन सप्लाई। इसमें हमें 2 रीजन ये बताना है कि जो केबल लैंप में यूज हो रहा है उसको हम केटल में क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। केटल आप जानते हैं कि चाय गर्म किया जाता है, आपने देखा होगा जितना भी हीटिंग अप्लायंसेस होता है ना, जैसे केटल हो गया, आपका टोस्टर हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, उसका आप केबल देखे होंगे वो थोड़ा मोटा रहता है, थिक रहता है, ठीक है। और जो लैंप है अक्सर आप देखते होंगे घरों में छत पे लोग लगाते हैं या आंगन में लगाते हैं, तो उसमें 2 पतला वायर होता है, उसी से लैंप वो जलाते हैं, ठीक है। तो लैंप वाला वायर जो है हम जो है केटल में यूज नहीं कर सकते हैं। उसका पहला रीजन ये है कि जो लैंप का वायर होता है वो पतला होता है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर हम वो वायर इस केटल में यूज करेंगे, केटल के केबल में यूज करेंगे, तो क्योंकि केटल देखिए कितना करंट ड्रॉ कर रहा है 8.5 एम्पियर, ठीक है। ये बहुत ज्यादा करंट होती है। तो इस इतना ज्यादा करंट होने की वजह से जो वायर हम लैंप वाला यूज करेंगे केटल में, वो वायर क्या होगा, ज्यादा करंट की वजह से वो जल जाएगा हमारा। इसलिए हम लैंप वाला वायर जो है केटल में यूज नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये तो पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन क्या बोल रहा है कि अक्सर आपने देखा होगा कि लैंप में जो वायर लगाते हैं और उस वायर में जो प्लग लगाते हैं वो हमेशा 2
पिन वाला ही प्लग होता है, आपने देखा भी होगा 2 पिन वाला प्लग। तो 2 पिन वाला प्लग जो है आप कभी नहीं देख सकते हैं कि वो केटल में यूज होता होगा या इलेक्ट्रिक आयरन में यूज होता होगा या इलेक्ट्रिक हीटर में यूज होता होगा। जितने भी हीटिंग अप्लायंसेस है उसमें हम 2 पिन प्लग यूज नहीं कर सकते, क्योंकि 2 पिन प्लग में केवल लीव और न्यूट्रल ही रहता है कनेक्शन, ठीक है, अर्थिंग उसमें नहीं रहती। लेकिन जो हीटिंग अप्लायंसेस होते हैं उसमें क्या होता है, 3 प्लग होता है, एक अर्थिंग होता है, एक एल होता है, एक न्यूट्रल होता है, फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है। तो अगर हम अर्थिंग नहीं देंगे, ठीक है, अगर हम केटल जो हमारा है अप्लायंसेस है, अगर हम उसमें 2 पिन यूज करेंगे जो कि लैंप में यूज हुआ है, अगर ऐसा प्लग हम यूज करेंगे तो इसमें क्या खतरा बना रहता है कि मान लीजिए हमारा जो केटल है उसमें जो लीव वाला जो वायर है, अगर ये उसकी बॉडी पर टच कर जाए, ठीक है, अगर मान लीजिए किसी वजह से उसका जो एल वाला है, जो फेज वाला वायर है, वो उसकी केटल जो है उसके बॉडी पर अगर टच करता हो, ठीक है, और हमने ध्यान ना दिया हो और किसी ने उसको अगर टच कर लिया केटल को, तो क्या होगा ना कि क्योंकि देखिए एल वाला जो है इसमें ये फेज है, एल जो लीव है ये फेज है, करंट इसमें जाती है, पूरी सप्लाई इसमें रहती है। तो क्या होगा ना कि पूरी करंट जो है अगर अर्थिंग नहीं देते हैं तो सारी करंट हमारी बॉडी से पास हो जाएगा, तो इससे हमें शॉक लगेगा, ठीक है। तो इसलिए हम 2 पिन जो है केटल में यूज नहीं कर सकते। और अर्थिंग, क्योंकि अर्थिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जानते हैं कि अर्थ इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अर्थ क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो अगर मान लीजिए कि जो ये फेज वाला वायर है अगर केटल से टच भी करेगा, ठीक है, और अगर किसी ने केटल को टच किया तो क्या होगा, पूरी जो करंट है ना, क्योंकि हमारे बॉडी का भी अपना एक रेजिस्टेंस होता है लेकिन वो अर्थ के रेजिस्टेंस से ज्यादा होता है, तो करंट को 2 पाथ मिलेगा, या तो हमारी बॉडी से होकर जाए या तो अर्थिंग में चले जाए या तो अर्थ के थ्रू चले जाए, अर्थिंग वायर जो है। तो क्या होगा, उसको जो जहां कम रेजिस्टेंस होगा वहीं से करंट पास हो जाएगी, तो ये जो करंट है हमारी बॉडी से न जाकर के करंट अर्थिंग से पास हो जाएगी। इसलिए अर्थिंग जो है देना बहुत जरूरी होता है। तो ये बी का आंसर हो गया, इसके 2 रीजन देने से मैंने बता दिया। अब देखिए सी क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द पावर रेटिंग ऑफ द केटल व्हेन इट इज ऑपरेटेड फ्रॉम द 240 वोल्ट मेन सप्लाई। अब क्या निकालना है कि केटल जो है 240 वोल्ट मेन सप्लाई पर चलाया जा रहा है, देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है, और केटल में करंट कितना है 8.5 एम्पियर। तो इसमें कह रहा है कि पावर निकाली। पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है VI, ठीक है। तो पावर में वोल्टेज कितना दिया है आप देख सकते हैं, 240 वोल्ट ये दिया हुआ है, तो 240 इंटू, और करंट कितना है केटल का 8.5, ठीक है। तो चलिए इसको इंटू कर लीजिए, देते हैं, तो 5 4 20 का 0, ठीक है, और 5 10 120, 8 4 32 का 2, ठीक है, 16, 8 4 32 का 2, 8 2 16, 16 3 19, 0402। तो और ये इतना आएगा, इसको ये दोनों इंटू करेंगे तो ये आएगा 2040 वाट, ठीक है, यही निकालना है, ये 2040 वाट। तो यही पावर रेटिंग निकालना है। ये देखिए यहाँ बोल रहा है ना केटल का, तो ये निकाल दिया, वोल्टेज दिया 240 और करंट यहाँ दिया हुआ टेबल में। अब देखिए डी क्या बोल रहा है, A man takes the kettle abroad where the main supply is 120 volt. What is the current in the kettle when it is operated from the 120 volt supply? ठीक है, अब कोई आदमी है उस केटल को अब्रॉड लेकर चला गया, ठीक है, बाहर इस केटल को 120 वोल्ट पर चला रहा है। तब जब 120 वोल्ट पर चला रहा है तब उस केस में केटल में है जो कितना करंट फ्लो होगा। तो देखिए यहाँ 240 वोल्ट में केटल जो है इतना करंट फ्लो कर रहा था 240 वोल्ट सप्लाई पर, ठीक है। तो पहले ये जो 240 वोल्ट सप्लाई है यहाँ पर वोल्टेज पहले कितना दिया जा रहा था 240 वोल्ट, और करंट क्या थी तब केटल में जो फ्लो ड्रॉ हो रही थी वो 8.5 एम्पियर, ये करंट फ्लो हो रही थी। तो देखिए वोल्टेज 240 पर इतना करंट ड्रॉ कर रहा था, तो इस केस में देखिए V दिया I दिया, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V क्या होता है I R होता है। तो V और I के हेल्प से हम R निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो रेजिस्टेंस जो निकलेगा वो केटल का रेजिस्टेंस निकलेगा, और केटल का रेजिस्टेंस तो फिक्स्ड रहेगा, वो उसको इंटरनली ऐसा डिजाइन किया होगा कि जिसका रेजिस्टेंस जो निकलेगा वही रहेगा, वो फिक्स रहेगा, रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा, जो भी वैरी होगा वो वोल्टेज और करंट वैरी होगा। तो चलिए यहाँ से पहले हम केटल का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं कि भाई केटल का रेजिस्टेंस है कितना। तो वोल्टेज दिया है 240 और करंट दिया है 8.5 इंटू R। तो रेजिस्टेंस यहाँ से क्या हो जाएगा 240 और ये 8.5 क्या हो जाएगा इसके डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 240 अपॉन ये पॉइंट जब हटाएंगे तो 85/10 हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर 240
और ये डिवाइड है, इसको इंटू में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर नीचे हो जाएगा तो 10/85 हो जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस आ गया। रेजिस्टेंस क्या रहता है, ओम में रहता है इसकी यूनिट। तो ये रेजिस्टेंस केटल का है। रेजिस्टेंस हर एप्लायंसेस का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, ये बदलता नहीं है, ठीक है, ये कांस्टेंट रहता है। तो ये रेजिस्टेंस हमें पता चल गई। अब देखिए रेजिस्टेंस हमें केटल का पता चल गया। अब देखिए अब क्या बोल रहा है कि अब इसी केटल को हम 120 वोल्ट पर जब चलाएंगे तो करंट क्या होगी। तो अब देखिए अब इस केस में हमारा वोल्टेज कितना है 120, और हमें अब 120 सप्लाई पर करंट निकालना है। पहले देखिए 240 था, अब कम कर दिया, आधा कर दिया है, ठीक है। तो यहां से देखिए हम करंट निकाल लेते हैं। आर कितना है हमारा रेजिस्टेंस हमारा देखिए इतना है। ये इसको मैंने कैलकुलेट पूरा नहीं किया, मैं इसको सीधे ऐसे ही पूरा लिख देती हूँ। वो कितना है, वो यहाँ पर 240 इंटू 10 अपॉन और कितना है 85 है, तो मैं यहाँ पे 85 लिख देती हूँ, ठीक है। ये आर है, तो फिर यहाँ पर भी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ लगाएंगे। तो वी हमारा इस केस में अब कितना है 120 है, 120 पे चलाया जा रहा है केटल को, और करंट निकालनी है। और रेजिस्टेंस कितना है 240 इंटू 10 अपॉन 85, यही है ना 240 इंटू 10 अपॉन, ये यहाँ पर आर की वैल्यू मैंने रख दी थी। यहाँ से आई निकल जाएगा, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इसको आप पूरा डिवाइड कर दीजिए और यहाँ इसको अपॉन 1 कर लीजिए, ऐसा कर सकते हैं हम ना। तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। हमें आई की वैल्यू चाहिए तो 120 से इंटू होगा, ये वाली पूरी टर्म 1 से इंटू होगी। तो आई इंटू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं करंट की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। ये हो गया, इक्वल टू 120 जो है इससे इंटू हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, तो यहाँ से आई निकाल लीजिए। तो 120 इंटू 85 अपॉन, ये पूरी टर्म इंटू में है, इधर साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 10, ये आ गया। तो देखिए 0 0 कैंसिल, और 12 20 जो इतना ये आया, इसको 5 से काट लीजिए, 5 4 20, और ये हो जाएगा 5 1 5 और 5 7 35, ये आ गया। तो कितना आ रहा है, करंट आ रहा है 17/4। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 17 और 4, तो 4 4 जा 16, यहाँ पे 7 में 6 गया 1, पॉइंट लगा के 0 लगा दिया, 4 2 जा 8 और 0, तो ये आ रहा है करंट हमारा यहाँ पर 4.25 एम्पियर। अब यहाँ पे समझिए आप, ये किस केस में करंट आ रहा है, जब हमारा वोल्टेज है 120 वोल्ट, तब करंट कितनी आ रही है 4.25, ठीक है। अच्छा पहले क्या था, पहले वोल्टेज कितना था 240 वोल्ट, दोनों को आप लिख दीजिए, ठीक है। और करंट उस वक्त कितनी थी 8.5 एम्पियर, 8.5 एम्पियर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से बहुत इजीली आप समझ सकते हैं, आप डायरेक्ट आंसर भी बता सकते हो कैसे। वोल्टेज 240 था तो करंट 8.5 एम्पियर थी। अब वोल्टेज जब आप हाफ कर देंगे तो करंट भी तो हाफ हो जाएगी ना, क्योंकि V क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा तो करंट भी घटेगा। तो देखिए वोल्टेज जब यहाँ 240 वोल्ट था, जब घट गया वोल्टेज तो करंट भी तो घट जाएगी। यहाँ पर देखिए वोल्टेज 240 था, आधा हो गया 120, तो करंट इस केस में 8.5 था, तो इसका आधा कर दीजिए तो आधा ही करंट आया। आप 4.25 को डबल बार ऐड करेंगे तो इसी के बराबर आएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन को बिल्कुल बड़ा करके केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन बना सकता है। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।